नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जितनी तेज गतिविधियां आज हमें दिल्ली से लेकर के श्रीनगर तक देखने को मिल रही हैं, उनसे क्या हम ये अंदाजा लगाएं कि भारत सरकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। कल सीसीएस की बैठक हुई थी जिसमें 5 बड़े फैसले लिए गए थे पाकिस्तान के खिलाफ। उनके उच्चायोग की संख्या 55 से घटा करके 30, अपनी भी इस्लामाबाद में जो उच्चायोग है उसकी संख्या घटा करके 30 करना, वाघा बॉर्डर को बंद करने का फैसला, नए वीजा जारी करने से इनकार, उन पर रोक, और इसके अलावा सबसे बड़ा फैसला जो हुआ वो सिंधु जल समझौते को स्थगित करना। ये 4-5 बड़े फैसले थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार की एक जनसभा में पहले हिंदी में और उसके बाद पूरी दुनिया को संबोधित करने के लिए अंग्रेजी की भाषा में ये कहना कि हम जिसने हमारी आत्मा पर चोट की है उसे बख्शेंगे नहीं, उसको ढूंढ निकालेंगे और उनके आकाओं तक पहुंचेंगे, उनके आकाओं को भी सबक सिखाएंगे। इसके अलावा जो हमारे आर्मी चीफ हैं उनका श्रीनगर पहुंचना, पहलगाम का दौरा करना, समीक्षा बैठक करना और गृह मंत्री और विदेश मंत्री का राष्ट्रपति से मुलाकात करना, ये सारे घटनाक्रम ऐसे हैं जो बताते हैं कि तैयारी हो चुकी है और किसी भी समय हमें ये सुनने को मिल सकता है कि बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कर्नल अजय रैना सर। तो उनको जोड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस सिचुएशन को जरा समझने की कोशिश भी करते हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी, नमस्कार आप सबको, सभी दर्शकों को। अजय जी, जो सिचुएशन इस समय दिखाई दे रही है, हमारी आंखों के सामने है, जो डेवलपमेंट है, इस्लामाबाद में भी वहां के प्रधानमंत्री ने आज एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक के बाद उन्होंने अपनी तरफ से ही ये कह दिया कि साहब, भारत ने जो सिंधु जल समझौता स्थगित किया है ये युद्ध मानते हैं, हम वॉर मानते हैं। तो वॉर की जो उद्घोषणा है वो इस्लामाबाद से ही हुई है एक बार फिर से। क्या वॉर चाह रहा है पाकिस्तान? क्या वॉर झेलने की स्थिति में है? और अगर नहीं है तो ये ओखली में उन्होंने सिर क्यों दिया है? ओमकार जी, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारे सीसीएस की चेयरमैनशिप जो हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब के पास होती है, प्रधानमंत्री जी चेयर करते हैं, और हमारे सिविल जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जिसमें हमारे सीनियर गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, ये फाइनेंस के, मतलब हर सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ सेक्रेटरीज होते हैं। पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसमें प्राइम मिनिस्टर को बिठाया जाता है कि तू बैठ के सुन, बिकॉज वो सारे फौजी होते हैं। तो हमें एक सुलझा हुआ मेच्योर डेमोक्रेटिक कंट्री का एक मेच्योर टॉप लीडरशिप जब एक डिसीजन लेता है तो उसकी लैंग्वेज, उसकी फ्लेवर कुछ और होता है। और जब एक वर्दी में बैठा हुआ इंसान जो कि किसी दूसरे के मुंह से निकलवा रहा है तो क्लियरली लगता है कि एक जैसे बेवकूफ़ी करते हैं, वही बेवकूफ़ी वाला स्टेटमेंट है। ब्रावो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बहादुरी में और ब्रावो में बड़ी थिन लाइन होती है जो एक अक्सर काट लाग जाते हैं। अभी आपका जो सवाल है तो कि क्या वो लड़ाई झेलने की हिम्मत है? नहीं है। वो तो उनके जनरल बाजवा ने अपने मुंह से बोला था कि हमारे पास तो 3 से 4 दिन का डीजल पेट्रोल ही नहीं है लड़ने के लिए। और जो उनका ओवरऑल आज से 50 साल पहले हमारे सब कॉन्टिनेंट का सबसे अमीर मुल्क था पाकिस्तान, और आज सबसे गरीब है, और उसका कारण तो खैर बहुत बार बात हो चुकी है। ना केवल फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली टूटा हुआ है, बट जो इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उनके, जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो
KPK में हो रहा है, सिंध में हो रहा है, और POJ की खबरें जो आ रही हैं अभी यहाँ मीडिया में हम डिस्कस कम ही नहीं करते हैं, तो पूरा अंदर उसका एक उबाल आ रहा है। अफगानिस्तान कह रहा है कि बस भारत को शुरू करने दो, तो हम तो घुसे सीधे अटक तक आएंगे। वो अफगान हमें शुरू से कहते हैं कि अटक से कटक तक भारत और अटक के ऊपर हम, जो ट्रेडिशनल अफगानिस्तान और हमारे उसका है। ईरान ने कुछ ब्रिगेड्स मूव कर दी हैं ऑलरेडी बॉर्डर सील करने के लिए, ईरान और पाकिस्तान का। तो इस हालात में ये कहना कि वो इसको झेल पाएगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन दूसरा सवाल जो आपने पहले पूछा कि क्या वो लड़ना चाहता है, तो उसका जवाब है हाँ। और उसका जवाब इसलिए हाँ है कि जो मुल्ला मुनीर की स्पीच जो पिछले हफ्ते आई, वो अपना एक्सटेंशन ढूंढने के चक्कर में है। उसको पता कि कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे होगा, तो वो कंटिन्यू करेगा, फिर एक्सटेंड करेगा। और ये पाकिस्तान की रिकॉर्ड है, जैसे आपने कहा इस्लामाबाद से शुरू, हमेशा लड़ाई वही शुरू करते हैं, और वो जब बिल्कुल अनस्टेबल होते हैं और घर के अंदर बहुत मसले होते हैं, उस टाइम वो हमेशा हमारे ऊपर कुछ ना कुछ करके डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है उसको जो किया, अब ये मुझे पता क्या करेंगे, ये अपने इनके डैम जो ऑलरेडी हैं मिट्टी से भरे हैं, अगर ये ट्रीटी हम नहीं भी इनको पानी देते भी रहे, इनको पानी होल्ड करने की इनके पास कैपेसिटी नहीं है, पानी आता है बह जाता है। इन्होंने पैसा खाया नहरों से, जो हमने नहरें बना के दी, फाइनेंस हमने किया था। इनकी जो ड्रेजिंग होती है रिवर्स की, डैम्स की, कैनाल्स की, वो कभी हुई नहीं, वो पेपर्स पे पैसे खाते हैं। इसलिए जो सिंध में जब पहुंचता है इंडस, तो वो दरिया जो है इंडस, वो पहुंच नहीं पाता समुद्र तक, और 5 मिलियन हेक्टेयर इलाका बर्बाद हो चुका है, क्योंकि जब पानी समुद्र तक नहीं पहुंचता, फिर समुद्र ऊपर को आता है, और जब समुद्र अंदर को आता है तो आपको पता है वो पूरी मिट्टी नमकीन हो जाती है, उसमें कुछ नहीं उगता। अब ये क्या करेंगे, डोमेस्टिकली ये बोलेंगे कि इस बार जो सूखा पड़ रहा है, जब पानी नहीं आ रही, या उसके बाद जब फ्लड्स आएंगे और उनके डैम काम नहीं करते, तो ये अपने लोगों को, जाहिलों को ये बोलेंगे कि देखो, हिंदुस्तान ने हमारा पानी रोका, जहाँ हिंदुस्तान ने हमारा पानी रिलीज किया, इसलिए, हालांकि देखो इंडस पे हमारा कोई डैम नहीं है, और इंडस में हर साल को फ्लड आते हैं, लेकिन जब अपने उनके लीडर अपने लोगों से बात करते हैं, तो उनको ये बताया जाता है कि भारत ने पूछे से डैम खोल दिए। तो पूछो इंडस पे कौन से डैम है इतने बड़े जो खोल दिए, जो हमारे छोटे छोटे डैम्स हैं बास्को, और उसमें बिजली वाले छोटे छोटे डैम्स। तो ये एक उनको स्केप रूट दिखता है, क्योंकि जिस देश में ये परवाह नहीं कि ठीक है 1 लाख 1.5 लाख मारे जाए, 20-25 हजार सैनिक मारे जाए, को फर्क, जिन डेड बॉडी क्लेम करने नहीं आता अपने सैनिकों की, तो अगर उनको लड़ाई करके अपने देश का ध्यान बैठा के कुछ और कतर जैसे देशों से फंडिंग लेके अगर उनका गुजारा चल सकता है, तो उनको इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अंत क्या होगा वो सबको पता है, वो उनको भी पता है, बट फिर इनकी जो एलीट है, ओमकार जी, उनके सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनकी सबकी प्रॉपर्टीज बाहर है, और जिस दिन ये किश्ती डूबने को आएगी, डुबकी लगेगी लास्ट वाली, उतने सारे के सारे पाकिस्तान छोड़ के निकल जाएंगे। तो और कोई लॉजिक नहीं है जो उन्होंने जो किया। अभी उन्होंने क्या बोला है कि हम शिमला समझौता नहीं मानते। ठीक है, मत करो शिमला समझौता ना। हमें दर्शकों को बता दें कि जब 47 में इन्होंने कश्मीर के अंदर घुसे थे, उसके बाद 49 1 जनवरी को समझौता हुआ था, सीज फायर, जो कि एक अगेन डिबेटेबल था कि करना चाहिए था नहीं करना चाहिए, नेहरू जी ने कर दिया। तो उस टाइम जो एक लाइन खींची गई थी उसको बोलते थे सीज फायर लाइन। वो एक अनऑफिशियल, अनरिकॉग्नाइज्ड, अनडिमार्केटेड लाइन थी कि जिसको जहां पे कब्जा था वो वहां बैठ गया। फिर 65 की लड़ाई हुई। 65 की लड़ाई में जब अंदर घुसे और हमने उनको जब पछाड़ा, तो हमने जो उनके इलाके जीते थे हाजी पीर पास तक, वो भी वापस कर दिया गुडविल में। वो शास्त्री जी के साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या प्रेशर पड़ा, वो एक मिस्ट्री है जो अभी तक कंटिन्यू है। फिर आया 71 की लड़ाई, जो उनके टुकड़े हुए। जब टुकड़े हुए तो CFL को, सीज फायर लैंड को, ऑफिशियली लाइन ऑफ कंट्रोल में बदला गया। और उस टाइम भी अगर आप देखें, छम्ब का जो इलाका था, जो 71 में पाकिस्तान ने धोखे से लिया था हमसे, वो पाकिस्तान के पास रह गया। तो 65 और 71 में हमें समझना पड़ेगा फर्क क्या था। 65 की लड़ाई के बाद जीतते हुए इलाके वापस किए थे हमने, जैसे हाजीपीर का उस पास सबसे बड़ा उसका एग्जाम्पल है। 71 में ये हुआ था कि लैंड जो जिसके पास जो रहेगी और उस CFL को एक फॉर्मली अलाइन किया गया, हालांकि उसको इंटरनेशनल बॉर्डर का स्टेटस नहीं है, उसको आप क्रॉस कर जाओ तो कोई आग नहीं लगती। तो आप ये कहना चाहते हो कि ठीक है जी, अब हम 72 का शिमला समझौता भी नहीं मानते, तो ठीक है, ना मानो। फिर छम्ब लेना, छम्ब तो हमारा है। उस टाइम हमारे 5000 से कुछ फैमिलीज वहां से अप्रूव हुई थी, तो उनको बसाने का टाइम आ गया। पेपर तो है हमारे पास। अगर ऐसे वाले बेवकूफ़ी करेंगे ये लोग, और ये कहना कि अगर भारत इंडस रिवर में कुछ करता है, या इंडस, अच्छी इंटर वाटर्स ट्रीटी है, क्योंकि सिर्फ इंडस का पानी नहीं, इंडस, चिनाब और सारे जो 6 के 6 दरिया इन्वॉल्व है,
तो हम नेशन की पूरी फोर्स लगा देंगे। तो वो ये ना एक मजहबी, एक टिपिकल फौजी लैंग्वेज, एक नेशनल टॉप कमेटी से निकली, मगर ये आसिफ मुनीर की लैंग्वेज है, जो शहबाज शरीफ को बोला गया तू पढ़ के बोल, और उसने बोल दिया। तो वो जो मैच्योरिटी हमारे स्टेटमेंट्स में थी, जैसे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी कितने डिग्निफाइड तरीके से बातें की, वो आप उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं करते और वो कर भी नहीं सकते। तो दिस इज हाउ आई लुक एट ओवरऑल जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है। ये मेरे अजय जी, जब ये जी कहते हैं कि हम शिमला समझौता अब रद्द कर रहे हैं, हम इसको खत्म कर रहे हैं, इसका जी मतलब तो ये है कि ये अब एलओसी भी खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये भी है कि अब तो पूरा पीओके जो है वो गिफ्ट में भारत को दे रहे हैं, भारत कहीं तक भी जा सकता है। बिल्कुल। क्या मैं सोच समझ करके ये फैसले नहीं करते हैं, या बुद्धि से पैदल हैं? बुद्धि से पैदल तो ये शुरू से है ओकार जी। फौज में या हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग जब बात करते हैं तो उसको कहते हैं कि एक नेशनल स्ट्रेटजी होती है, और फौज की हिरार्की के अंदर भी एक लेवल तक आप टैक्टिकल डिसीजन लेते हो, आमने सामने की लड़ाई। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, कोर और कमांड हेडक्वार्टर और आर्मी क्वार्टर में जाते हो, तो आप क्या कहते हो, आप स्ट्रेटजिक जोन में चले गए। तो बेसिकली टैक्टिकल जोन होती है जब मिलिट्री डिसीजन की, फिर एक ऑपरेशन होती है, फिर एक स्ट्रेटजी होती है। पाकिस्तान हिस्टोरिकली टैक्टिकली बहुत अच्छे मूव करता है। छुप के कारगिल की पहाड़ी के ऊपर बैठ गए, 65 में है, घुसपैठिए अंदर घुसा दिए, लोकल सिविल ड्रेस में एसएसजी कमांडर्स को घुसा दिए। तो टैक्टिकली वो हमें सरप्राइज करता है, लेकिन स्ट्रेटजिकली, क्योंकि जब आप लड़ाई या कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू तो कर सकते हो ओमकार जी, उसको खत्म नहीं कर सकते आप। खत्म तो बड़े मुश्किल से देश शुरू, ये खत्म अपने अपने आप ही होते हैं कॉन्फ्लिक्ट। तो आपने देखा कारगिल में इन्होंने सोचा ही नहीं था, स्ट्रेटेजिक थॉट नहीं था ना, इन्होंने सोचा हम पहाड़ियों पे बैठेंगे, फौज उनकी चढ़ेगी या ऊपर से गोलियां मारेंगे, भाग जाएंगे। तो ये टैक्टिकल थिंकिंग थी नेशनल लेवल पे। तो जब यहाँ से पिटाई हुई तो भागता हुआ फिर बिल क्लिंटन के पास गया नवाज शरीफ। तो स्ट्रेटेजिकली वो टोटल फेल हो गए, उन्हें समझ नहीं आई कि ये इतना ज्यादा रिएक्शन आएगा। सेम 65 में हुआ, अंदर घुसा दिए, ना उनकी बोलचाल कश्मीरियों जैसी, ना उनकी शक्लें कश्मीरियों जैसी, ना उनका राशन पानी अंदर आया। और फिर वो जब लोगों से मांगने आए तो लोगों ने पकड़ पकड़ के आर्मी और पुलिस के हवाले किया कश्मीर में, और उसके बाद फिर उनको मार पड़नी शुरू हुई। तो जैसे आपने कहा कि ये इनकी पैदल है, अगर आप समराइज आंसर चाहते हो तो ये पैदल है और सुसाइडल है, क्योंकि इनके मजहब में मरना अपने आप को बड़ा ग्लोरीफाई करके समझते हैं कि वहाँ हूरे बत्तर हूरे, और वो सब वेट कर रहे हैं बस खाना वाने की। कितनी की सब 60 फुट की हूर होती है, पता नहीं सीढ़ी लगा के उसके कंधे पे बैठेंगे, क्या करेंगे, जो भी है इनका कष्ट है। तो एक कौम ही इनकी जब आपने अपना दिमाग किसी को दे दिया ना कार जी, आप अपने मूल्यों को पकड़ा के आगे मस्जिद के मूल्य के, तो जो बोल इसमें डाल वही ठीक है। तो फिर ये कुछ होता है, पूरी कौम ही इनकी वो है, पैदल ये है। बताइए, जो इस समय सिचुएशन हमें और आपको दिखाई दे रही है, जी इसमें क्या कभी भी एक जानकारी हम लोगों को मिल सकती है, एक सूचना आ सकती है कि काम शुरू हो गया? क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी बेवकूफ़ी से सिंधु जल समझौते के स्थगित होने को ही वार कह चुका है, और शायद उसको अभी भी ये पता नहीं है कि इस बार तो बिल्कुल एकदम खुले में है सब कुछ। यानी प्रधानमंत्री भी भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सबक सिखाएंगे, और इस बार जो है रूट्स तक जाएंगे और इनके आकाओं को भी ढूंढ निकालेंगे। और सीधे सीधे हमें दिखाई दे रहा है कि गृह मंत्री और विदेश मंत्री राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं, सीसीएस की बैठक हो रही है, विपक्षी दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाई है, हमारे आर्मी चीफ जो है वो श्रीनगर पहुंच चुके हैं। सबको दिखाई दे रहा है कि भारत तैयारी कर रहा है। इसके अलावा ट्रंप साहब हमारे साथ, पुतिन हमारे साथ, सलमान किंग हमारे साथ, मतलब पूरी दुनिया तो इस समय भारत के पीछे खड़ी हुई है। जी। अ, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और हम सबका ये उम्मीद है। लेकिन मेरे को ना एक थोड़ा सा, मैं आपको एक चीज थोड़ा सा बताने एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मोदी जी की खासियत है कि जो कहते हैं वो करते नहीं। आपको याद है सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो उसके एक दिन पहले ये लेक्चर दे रहे थे कि आओ गरीबी से मुकाबला करें, हम लड़ाई क्यों करें, और रात को ठोक दिया हमने पाकिस्तान को। अगर आप ओवरऑल देखें, देखिए जैसे हम और आप बात कर रहे हैं आपस में, तो कोई भी इंसान डिसीजन लेने से पहले अपने दोस्तों को कंसल्ट करता है।
है ना? अब ट्रम्प जैसा दोस्त तो थोड़ा रैश है, बट जो इनके मंझे हुए और अच्छे दोस्त हैं उसमें पुतिन पुतिन को मैं मोदी साहब को बराबर समझता हूँ। जिनकी जो दिमाग की सोच, और कहते हैं ना कि जहाँ ये सोचते हैं वहाँ पहुँच नहीं पाते, दोनों का वो एक लेवल है। आज और कई देशों के राजनयिकों को भी बुला करके ब्रीफ किया गया है वैसे। जी, वो जी, एविडेंस वगैरह दिखाते हैं। जी, जी। तो और लेकिन है, अभी 2 जो लड़ाइयाँ चल रही हैं इस टाइम दुनिया में, दोनों में एक चीज़ निकल के सामने ये आ रही है कि आप ना शायद लड़ाई से, ऐसे वाली आइडियोलॉजी को तो आप खत्म कर ही नहीं सकते लड़ाई से, ये आप मान के चलिए। जब तक आप देश नष्ट ना कर दो, आप आइडियोलॉजी खत्म नहीं कर सकते। हाँ, आप उनको काबू कंट्रोल में कर सकते हो। तो अगर मैं अपने एक फ्रेंड पुतिन के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं मोदी हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई बताओ क्या करें? तो मेरे को लगता है कि पुतिन भी ये कहेगा, वो बोलेगा हमें नाटो ने फँसाया, आपको पाकिस्तान में फँसाना चाहता है चाइना। बिकॉज़ चाइना अमेरिका को ईरान में फँसाना चाहता है। और अमेरिका भी इसलिए फूँक-फूँक के खत्म, नहीं तो उसने ईरान को क्यों नहीं ठोका अभी तक? इज़राइल ने क्यों नहीं ठोका? बिकॉज़ वो चाहता है कि मेरे घर से दूर अमेरिका फँस जाए। अगर मैं चाइना को ये अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि पाकिस्तान के साथ खुद लड़ने नहीं आएगा, वो मुझे यकीन है। वो आएगा किसी लास्ट स्टेज में, स्टार्टिंग में नहीं आएगा। तो अगर वो हमें उलझाना चाहता है चाइना, तो शायद रशियन प्रेज़िडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बोलेंगे कि यार कुछ और सोचो। एक कन्वेंशनल लड़ाई के अलावा कुछ और सोचो। नेतन्याहू भी यही कहेगा कि वह साल से ऊपर हो गया, गाज़ा एक्चुअली पूरा कंट्रोल नहीं हुआ, आज भी वो वीडियो बनाते हैं। उन दोनों के पास एक चीज़ नहीं थी ओमकार जी, जो हमारे पास है, जिसका ज़िक्र आप कर चुके हैं, जो कि है इंडस वाटर्स ट्रीटी। हम उस कौम का, जिसको कहते हैं ना भूखे और प्यासे मारने की सलाहियत रखते हैं, सिर्फ़ हिम्मत रखनी पड़ेगी कि वर्ल्ड का थोड़ा-सा प्रेशर आएगा, हमारे अंदर से प्रेशर आएगा, आप फ़िक्र मत करिए, हमारे वाले बोलेंगे कि आप पानी नहीं पिला रहे, ये नहीं। पानी पिलाने का कोई नहीं रोक रहा। आप उनकी फसलें अगर 2 सीज़न में नष्ट कर दो, और वो देश जिसके पास पैसा, अपना आटा खरीदने का पैसा नहीं है, जब उनकी लोकल प्रोडक्शन ज़ीरो हो जाएगी, तो जो अंदर जो सिविल वॉर भड़केगी, वो इस देश को, पाकिस्तान को खत्म करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन उसके लिए हमें भी सब्र चाहिए और थोड़ी-सी गवर्नमेंट को भी हिम्मत रखनी पड़ेगी। तो मुझे ये लगता है कि ओवरऑल मोदी साहब को, जो मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ, उनकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी ये रहेगी। अगर इंडस वाटर की ट्रीटी के कैंसलेशन को पाकिस्तान युद्ध बोल रहा है, तो उसको पता है, शायद हमारे भारतीयों को नहीं पता है कि उसका इम्प्लीकेशन क्या है पाकिस्तान के लिए। मर जाएँगे साले, उनकी फसलें तबाह हो जाएँगी। बट जो आपका पॉइंट है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मिलिटरीली एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा, वो हमारे देश की जनता के लिए भी ज़रूरी है, अपने ऑनर के लिए भी ज़रूरी है, और नेचुरली अगर आप हमारे हिंदू भाई-बहनों को खड़ा करके लाइन में और उनसे कलमा पढ़वा के और फिर आप मारना चाहते हो, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि भई आप ही नहीं हो जो कि दुनिया को अपने तरीके से चला सकते हो, हम हैं, हम आपको बताते हैं क्या है। तो एक स्टेटमेंट तो आएगा। अब उसमें ये डिबेटेबल है कि एक क्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल स्ट्राइक, मुझे नहीं लगता उसका कोई फ़ायदा है। वो हो चुका उड़ी वाला। बालाकोट स्ट्राइक भी हो चुकी। मेरा ये मानना है अपना पर्सनल, कि हम क्यों अपने जवानों और ऑफिसर्स की लाइफ डेंजर में डालें। जब अभिनंदन जी को पकड़ा था इन्होंने बालाकोट के बाद, और उसको 24 घंटे के अंदर छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था, उस टाइम हमारा मिसाइल्स तैयार थी, जो अमेरिका को सही पता था। तो सही है। जो टारगेटिंग कहते हैं ना, कि किसको कहाँ लैंड करवाना है, वो डेटा भी हमारे पास है, वो इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास है, और उसके बाद नेचुरल नज़र रखते हैं, वो भी हमारे ऊपर भी रखते हैं, कौन किधर मूव कर रहा है। आज अगर आप सिर्फ मिसाइल्स के साथ स्टेटमेंट देते हो, 10-15 मिसाइल्स साइमल्टेनियसली, बट मैं तो रिकमेंड करूंगा ये मिसाइल्स लैंड करनी चाहिए पंजाब के अंदर, इनके हेडक्वार्टर्स पे, बावलपुर में, ये यहाँ जैश ए मोहम्मद वाला बैठा हुआ जहाँ, ये भी हमें पता है कि उसके अंदर उनको मसूद अजहर नहीं मिलेगा, ना हाफिज सईद मिलेगा, वो इस टाइम अंडरग्राउंड हो चुके हैं। लेकिन फिर एक स्टेटमेंट देना जरूरी है, और मैं होप करता हूँ कि वो स्टेटमेंट के बाद फिर पाकिस्तान भी कुछ ट्राई करेगा छोटा मोटा, उनको फिर हम रास्ते में, हमारा डिफेंस सिस्टम है S-400 किस दिन काम आएगा। मेरा ये, मतलब मेरा ये सोच है कि ऐसा होना चाहिए कि हम स्टेटमेंट दें, शायद हमको शिप में भी ठोकें, थोड़ा-सा कराची हाईवे हार्बर के आस-पास हमारा एक बहुत बड़ा आज बेड़ा वहाँ घूम रहा है, और आज हमने मिसाइल फायर की है वेस्टर्न कोस्ट से, हमने भी मिसाइल टेस्ट किया है छोटा-सा। थोड़ी-सी झटपट वहाँ हो, और मिसाइल्स के साथ इनकी टारगेटिंग की जाए, उसके बाद वो थोड़ी-सी रिटेलिएट करें, जिसको जैसे हम सँभाल लेते हैं सँभाल लें। उसके बाद ये मोदी साहब लगे रहे इस काम पे कि साहब पानी टाइट करो, अपने डैम खड़े करो। इंडस के ऊपर कोई बड़ा डैम नहीं है हमारे पास, पानी का कंट्रोल संभालें। पाकिस्तान रोएगा, दौड़ता हुआ जाएगा, हमने उसको नहीं सुनना। अगले 2 से 3 साल के अंदर हमने पानी को रोकने की, और चिनाब का पानी डाइवर्ट करके जम्मू से रावी के साथ मिलाना, वो बड़ा पुराना प्रोजेक्ट है जो पड़े हुए हैं फाइलों में बंद।
इस पे लग जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि 6 महीने में नहीं, पर साल 1.5 साल में पाकिस्तान का पट्टा बैठ जाएगा। जब 3 क्रॉप्स उसकी फेल होंगी ना इकट्ठी, एक के बाद एक के बाद एक, तो उसके बाद वो क्रिपल हो जाएगा। मैं एक्चुअली नहीं चाहता एज ए फौजी कि हम एक फुल फ्लेज वार लड़ें, जितने मर्जी हमारा इमोशंस हाई हो ओमकार जी। लड़ाई जो है ना वो हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर देगी, 10 साल पीछे ले जाएगी। आज हमारा सबसे स्ट्रेंथ क्या है कि हम ग्रो कर रहे हैं दुनिया में। जब दुनिया डूब रही है हम 6-7% पे जा रहे हैं, पाकिस्तान 2% पे ग्रो कर रहा है, और चाइना चाहता है कि हम उस ट्रेजेक्ट्री से भटकें। तो थप्पड़ मारना जरूरी है, थप्पड़ मारें, और उसके बाद जो दूसरे वाला काम है जो हमने उनको टाइट करना है, और 6-7-8 महीने में हमें अफगान आर्मी को स्ट्रेंथन करना चाहिए। हमें उनको एयर डिफेंस देना चाहिए जो उनके पास नहीं है। ईरान के साथ तो खैर जो है बलोच हमारे, उनको करना चाहिए। सरेआम बलोच की गवर्नमेंट इन एग्जाइल आप दिल्ली में डिक्लेयर कीजिए, प्राइम मिनिस्टर बनाइए उनका, जैसे दलाई लामा। तो वो जो मनूवरिंग साल 1.5 साल में होगी और नीचे से पानी खत्म होगा, तब पाकिस्तान का अंत होगा। तो मैं कन्वेंशनल वॉरफेयर के हक में नहीं हूँ। हमें कन्वेंशनल लड़ाई नहीं लड़नी है, थप्पड़ मारो, उसके बाद दूसरा काम करते रहो। अजय जी, आपने बहावलपुर का नाम लिया, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे जुनूनी लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, सीधे रावलपिंडी को हिट करो, पीएचक्यू को हिट करो, और जब तक इनको बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जब तक पंजाब में बड़े अधिकारियों की लाशें नहीं बिछेंगी, तब तक इनको अकल नहीं आएगी। ये जो तरकीब सुझाई जा रही है, या जुनून एक तरीके का दिखाया जा रहा है, ये कितना प्रैक्टिकल है और आप किससे कितना सहमत या असहमत हैं? प्रैक्टिकल है ओमकार जी, हमारे पास सलाहियत है कि हम पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हैं, उनके मेन टारगेट्स को। लेकिन क्या वो वर्थ इट है, सवाल ये है। और उसके बदले में जो नुकसान हम सहेंगे, फिर हमारी सोच में, पाकिस्तान की सोच में, अगर हमने, मोदी साहब ने वही सोचना है जो मुल्ला मुनीर सोच रहा है कि मारेंगे या मरेंगे, तो फिर एक अच्छा लीडरशिप और एक बकवास लीडरशिप में कोई फर्क नहीं बचता। हमने उनको बर्बाद करना। हाँ, हमारे पास इंडस वाटर ट्रीटी का हथियार ना होता, सपोज सपोज आज ऐसी कंडीशन होती कि उनके अपने दरिया होते हैं, हम अपने दरिया में होते, तो शायद हम भी कहते भाई रगड़ दो। आपके पास एक हथियार है, आप उनको इतनी बुरी तरह से मारोगे ना। ये जो उनके लीडर हैं, ये लीडर लीडर होते हैं लोगों के। आर्मी में ऑफिसर्स होते हैं जब तक जवान आपके साथ खड़े हैं। जिस दिन अंदर आपका गदर मच जाता है ना, जब खाने को कुछ ना मिले, पीने को कुछ ना मिले, फसल बर्बाद, इनकम जीरो। आज आपको पता है पाकिस्तानी इकोनॉमी 2 चीजों पे चलती है। एक तो बाहर से इनका रेमिटेंस आता है, इनके कुछ 50,000 लोग तो मक्का मदीना के बाहर भीख मांगते हैं, और वहां से फॉरेन करेंसी अंदर आती है। और बाकी जो इनके पाकिस्तानी नॉन रेजिडेंट्स हैं। सेकंड जो इनका जो चलाता है इनकी लाइफ इनको, वो है इनकी ब्लैक इकोनॉमी, जो इनकी जीडीपी में काउंट नहीं करती। लेकिन बड़े बड़े वडेरे हैं जिनके पास 400 एकड़, 800 एकड़, 2000 एकड़ जमीनें हैं, उन्होंने अपने बंधुओं, मजदूर, पूरी पूरी कॉलोनी बसा रखी है। वो एक्सप्लॉइट करते हैं उनकी लड़कियों को, लेडीज को, लेकिन खाना खिलाते हैं। तो जिस दिन उन वडेरों के ऊपर सट लगेगी ना, कि जिन खेतों से वो उगा के और फिर ऐशी करते हैं और जो करते हैं, जब वो खत्म होगा ना जी, पानी के बिना तो कुछ नहीं होता, उस दिन लगेगी मार। उस दिन वो जो वडेरों के नीचे जो 2000-3000 लोग खाना खाते हैं रोज उसके घर में, उसके लंगरों में, और काम करते हैं बंधुआ मजदूर, वो जब पूछेंगे ना वडेरे को, और वडेरा फिर करेगा क्या, वो टिकट कटा के निकल लेगा। तो हमें वो सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए, अपने आप को खा जाए। इनके अंदर एक ऐसा जरासीम डाला जाए जो इनको अंदर से खाए। अंदर से खोखला करना होता है ना जी ओंकार जी, उससे ज्यादा चाणक्य ने ये हमें समझाया, और उसकी नकल करके चाइनीज एक स्कॉलर था सुनजू, उसने भी ये कहा कि लड़ाई जीतने का मजा आता है आप बिना लड़े जीतो। अगर अपने 4-5 हजार लोग मरवा दिए फौजी, उनके 4-5 हजार मर गए, फिर उसके बाद हमारी एक सिटी तबाह हुई, फिर हमने उनको तबाह किया, तो एंड ऑफ द डे फिर ठीक है आपने उसको कर तो दिया, लेकिन मिला क्या? तो प्रॉब्लम ये होती है ओंकार जी कि आप कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट तो कर सकते हो, जैसे मैंने कहा, उसको खत्म करना हमेशा आपके हाथ में नहीं होता। तो एक फुल फ्लेज ऐसा करने से कहीं अच्छा है कि हम चुनिंदा टारगेट्स उनको हिट करें, एक स्टेटमेंट है क्लियरली, और मैं आपको बता रहा हूं जब हम हिट करेंगे वो भी करेंगे, और उनको हम इंटरसेप्ट करें। उसके बाद एक टाइम आ जाए, ठीक है, जैसे ईरान के साथ यूएसए का हुआ है, ईरान के साथ इसराइल का हुआ है, इन चीजों का एक मेरिट है। लोग क्यों ऐसे करते हैं, जज्बाती होना ठीक है। मैं एज ए फौजी, क्योंकि मुझे लड़ाई की कीमत मुझे पता है, अगर मैं आज वर्दी पहनूंगा तो शायद हमें चुकानी पड़ती है सबसे ज्यादा, हमारी फैमिली सफर करती हैं, और एंड ऑफ द डे लीडर्स टेबल पे बैठ के वो जीती हुई जमीन को वापस और हारी की जमीन को कहीं भूल भाल के आ जाते हैं। कोई कोई किसी को याद नहीं रखता। तो आई थिंक एज ए नेशन, अगर हमको जहाँ पहुंचना चाहते हैं,
तो इस ट्रेजेक्टरी को हमें नहीं अपना इमोशनल होके नहीं करना। हमारे ऊपर कोई पहला अटैक नहीं हुआ है, अनफॉर्चुनेटली पहले भी अटैक्स हुए हैं। पहले हम सो जाते थे, कुछ नहीं करते थे, फिर एक हम ऐसी स्टेज में आए कि अब हम उठ के थप्पड़ मारते हैं। और आज जो मोदी जी ने इंग्लिश में बोला, जैसे उन्होंने बड़ा सही इंट्रोडक्शन में कहा, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, दुनिया को तैयार किया है मेंटली। इसके बाद हम क्या करेंगे उसमें सूझबूझ चाहिए। मैं नहीं प्रिस्क्राइब करता, लोगों को शायद पसंद आए ना आए, बट शायद लॉन्ग रन में समझ आएगी कि अमेरिका और ईरान भी एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब फेंक के चुप करके बैठते हैं। ईरान और इसराइल भी आपस में मिसाइल एक्सचेंज करके चुप करके बैठ जाते हैं, बिकॉज जिनको पता है इसका इम्प्लीकेशन क्या है, तो दे अंडरस्टैंड। बाकी स्टूडियो में बैठ के आप जो मर्जी बोलें, दिस इज माई पर्सनल व्यू। वैसे वैसे तो 2015 पठानकोट वाली घटना के बाद से ही पाकिस्तान की एक तरीके से उल्टी गिनती शुरू हुई थी मोदी काल में। जी और एफएटीएफ वाला मसला हुआ, जिसमें ग्रे सूची में रहा, इकोनॉमिकली बर्बाद हो गया। जितने उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे, उन्होंने हाथ खींच लिया, उन्होंने इनके कटोरे में भीख डालना बंद कर दिया, एक तरीके से मुंह मोड़ लिया। बर्बादी की स्थिति में 10-10 किलो के कट्टे के लिए वहां मार पड़ती है, एक दूसरे से धक्का मुक्की करते हैं। और जो रास्ता आप बता रहे हैं कि अगर इनकी 3 फसलें बर्बाद हो गई तो उसके बाद जो सिचुएशंस वहां पैदा होंगी, उसके बारे में आप कल्पना ही कर सकते हैं। तो जी भारत जो है वो, जो आप कह रहे हैं कि अभी जो जरूरी है मैसेज देने के लिए उतना करिए, लेकिन वार में मत पड़िए। जो जी चाइना चाह रहा है या जो दूसरे देश चाह रहे हैं, और वैसे भी जब आपकी नज़र 2047 पर है, जब आपकी नज़र थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जल्दी से जल्दी अचीव करने में है, करने की तरफ है, तो फिर आपको इस तरह की वार सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहिए। और जिस कारण से या जो मकसद हासिल करने के लिए आसिम मुनीर युद्ध चाहते हैं कि उनका कार्यकाल बढ़ जाए, तो वो भी उनकी मंशा विफल हो जाएगी अगर भारत ने समझदारी के साथ इसमें आगे कदम बढ़ाए। जी एग्जैक्टली और मुझे उम्मीद बहुत है जी कि हमारे बहुत बहुत संयम के साथ, लेकिन बहुत बड़ा जवाब वो किस रूप में दिया जा सकता है, थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिए। तो एक तो ये है कि हम इनको एक साइमल्टेनियस अटैक करें और पंजाब में करें। देखिए ये पीओजे में मारना वो मतलब वहाँ कोई कैंप वैम्प कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। उनको पता है इस टाइम कोई भी जिहादी अपने घर में नहीं है, लेकिन हमने उनको मारना तो है। तो एक सिंबॉलिक जो उनके गढ़ हैं, जो उनके बड़े बड़े मदरसे हैं, जो बड़े बड़े उनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे बैठ के वो बकवास करते हैं, हाफिज सईद का घर है जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे इनको टारगेट करना चाहिए। और इनको टारगेट करने के लिए हमारी मिसाइल्स काफ़ी हैं, हमें अपने इंसान बंदे भेजने की ज़रूरत नहीं है। बट द सेम टाइम हम सबको पता है, जो डिफेंस के जो सीरियसली स्टडी करते हैं, कि फ्यूचर लड़ाइयों में और पास्ट में भी नेवी का बहुत बड़ा रोल होता है। और लोगों को शायद पता नहीं होगा, जब कारगिल में युद्ध हुआ था तो हमारी नेवी ने पाकिस्तान को ब्लॉक किया था, वो खबरों में आया ही नहीं था। तो वो ऑपरेशन तलवार आई थिंक उसका नाम था। हाँ, मजे की बात है, एयरफोर्स ने स्फेज सागर बोला था, ऑपरेशन स्फेज सागर, हमने ऑफ विजय बोला था आर्मी ने, और इन्होंने ऑपरेशन तलवार। तो कराची को ब्लॉकेट कर दिया गया था। तो जब नवाज शरीफ भागता हुआ गया था ना, उसका एक रीजन ये भी था, बिकॉज अब ब्लॉकेट करके मतलब आप अंदर से ना कुछ बाहर बाहर तो भेजते कुछ नहीं है, जो डीजल पेट्रोल वगैरह भी आता है ना, वो भी बंद हो जाएगा। तो आप एक सिचुएशन देखें कि इधर आपकी फसलें फेल हो रही हैं और कराची हार्बर ब्लॉक कर दिया इंडिया ने। और आपको कराची ब्लॉक करने के लिए कराची में एंटर करने की जरूरत नहीं है, आप कराची से बाहर नेशनल वाटर इंटरनेशनल वाटर्स के आप देखिए, पायरेट्स जो हैं और ये हूतीज जो हैं, इन्होंने सुपर पावर्स को घुटने पे ला दिया समुद्र में, है ना। जो सोमालियन पायरेट्स ने क्या किया, नेवीज को मोबिलाइज करना पड़ा, भारत को भेजनी पड़ी। तो आप ऐसे कुछ यंत्रों से आप पाकिस्तान का बिजनेस बर्बाद कर देंगे, नहीं आने देंगे अंदर। और उधर से फसल बर्बाद हो रही है उनकी, दवाइयाँ शवाइयाँ सब इनकी बाहर से आती हैं, कुछ अपना तो बनाते नहीं। तो वो जो डिस्ट्रक्शन होगी, जो फेज 2 होगी, तो मैं ये कह रहा हूँ, ये आज जो हुआ है इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन से लेके आगे जो होगा, उसको हम युद्ध ही मानेंगे। मैं देशवासियों से अपील करता हूँ कि आप सिर्फ गोली धमाके को युद्ध मत माने। युद्ध शुरू हो चुका है और हमने पहल कर दी है, हमने पहला राउंड फायर कर दिया है। वो गोली की आवाज तो नहीं आई, लेकिन उनको पता जिनको लगी है कि ये क्या कर दिया है भारत ने, इसलिए वहां से बोल रहे हैं हम पूरी नेशनल पावर के साथ आपको अपोज करेंगे। तो ये एज ए स्टेटमेंट, अगर मिसाइल से हम 10 12 15 टारगेट उड़ा लेते हैं,
नेवी का कुछ एक्शन हो जाता है समुद्र में, कल को जैसे मिसाइल फायर हो रही है, अगर हम इसको इंटरसेप्ट करके उड़ा दें, बोले में हमें हमारा वहाँ पे वो था बेड़ा था और हमें खतरा लगा, हालांकि अपने वाटर्स में कर रहे हैं वो, पर आप उड़ा सकते हो जैसे इजराइल करता है, कर दिया तो कर दिया, देखी जाएगी। तो शुरू में कुछ मिलिटरली कुछ एक्शन होगा, और जो मेरी समझ में इंसानों से दूर रिमोट, इट कुड बी रिमोट बम्बार्डमेंट, हमारे जहाज ऐसे हैं जो कि 300-400 किलोमीटर दूर से टारगेट हिट कर सकते हैं बॉर्डर क्रॉस किए बिना, हमारे पास मिसाइल्स हैं जो कर सकती हैं। तो ये करके, क्योंकि मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना मुश्किल है, उनकी एयरफोर्स अलर्ट पे है, उनके ऊपर से वो एवैक्स घूम रहा है लगातार 2 दिन से, जो उनको सऊदीज ने दिया था। तो हमारे एयरफोर्स पे तो नज़र रख रहे हैं वो, पर हमारे पास भी खैर वो टेक्निक्स होती हैं। तो मेरा पर्सनल ये है कि मिसाइल से स्टार्ट करते हैं, नेवी का कुछ करते हैं शिप में, और उसके बाद फिर हम टाइट होकर बैठते हैं, वो जो करेंगे उसको संभाल लेते हैं। उसके बाद फिर ये कंटिन्यू जो मल्टीपल लेवल पे, ये डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, पॉलिटिकल, हर लेवल पे जो शांति फैला सकते हैं फैलाएं। अगर अफगानिस्तान को स्ट्रॉन्ग करना है करें, और बलोचों को इनकरेज करना है सर, या फिर तो लड़ाई शुरू होगी ना, देखो लड़ाई शुरू होगी, हमें समझना चाहिए, तो उसमें सब चलता है जी। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, ओशियन नेटवर्क के लिए, और मौजूदा सिचुएशन पर कमेंट करने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार आपके रहे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद नमस्कार। जी, नमस्कार।